शीतल जी, मैं डिबेट आपसे इसलिए खोल रहा हूं क्योंकि ये जो अभी दिखाई दे रहा है और जैसा लगता है ये मोदी जी को केवल चुनाव ही दिखता है। चुनाव के 2024 की मोरलेस तैयारी शुरू हो गई है। जो मणिपुर में आज जो मणिपुर में तो जो हो रहा था, ये जो इस समय अभी गुड़गांव में और उसके बाद उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लगता है कि ये भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है? उसने मोरलेस तय कर लिया है कि किन किन इश्यूज पे इलेक्शन में जा रही है भाजपा? शीतल जी। देखिए, अभी जो भाजपा है, वैसे भाजपा हमेशा से, और ये उनका एक प्लैंक रहा है कि ध्रुवीकरण किसी मुद्दे पर कर लिया जाए, और ध्रुवीकरण होने पर एक सुविधा है कि आप अगर 80% आबादी को 14-15% आबादी से डराते हैं, या 1-1.5% आबादी से डराते हैं किसी जगह पर, किसी क्षेत्र विशेष में, या कहीं 2-3% आबादी से ऑल इंडिया डराते हैं, तो वैसी उसमें ये सुविधा है कि 80% में अगर बहुमत आपकी बात में आ जाता है तो वो आपको पूरे देश में बहुमत दिला सकता है चुनाव में। हमारी जो भारतीय चुनाव प्रणाली जिस तरह की है, उसमें इसका प्रयोग बहुत सारे राज्यों के चुनावों में और यहाँ तक कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस तक के चुनावों में इसका प्रयोग हुआ है और सफलता इसमें मिली। इस बात के अध्ययन उपलब्ध हैं कि जहाँ जहाँ दंगे होते हैं, अगर वो हिंदू मुस्लिम दंगे हैं या जो भी दंगे हैं, हिंदू मुस्लिम है तो खासकर, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को या उसके पूर्व अवतार जनसंघ को, इनको हमेशा चुनाव में सफलता दिलाई है, या उनके मत प्रतिशत में बढ़ोतरी तो की ही है, उनके जनसमर्थन में बढ़ोतरी की है। यह चीजें साबित है। और अब ये चीजें सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में ही सही नहीं है, अब तो दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे यूरोप के देशों में, खुद इजराइल में, अमेरिका में, और बहुत सारे अन्य देश हैं ईस्ट एशिया वगैरह के, जहां इस तरह के प्रयोग से लोग सत्ता में आ रहे हैं बार बार, या उनका समर्थन बढ़ रहा है। ये स्पष्ट है। इसमें इसको जब तकनीक से मिला दिया जाता है, जो वर्तमान कम्युनिकेशन तकनीक आई है दुनिया में, जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है रिसर्च वगैरह में, और उसमें रोज नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जल्दी जल्दी चीजें बदल रही हैं, उसमें उसका जब साथ में संयोग कर दिया जाए तो वो इतनी घातक हो जाती है कि उसका असर कम से कम हम लोग लगातार भारत में एक बहुत बड़ी आबादी के ज़ॉम्बी बन जाने में, और अभी जो एक रेल में एक सिपाही ने जिस तरह से किया, उस तरह की घटनाओं में, या जिस तरह की घटना अभी नूह में एकाएक प्रायोजित हो गई हफ्ते भर में, उन चीजों में हम उनके असर देख सकते हैं। ये तो सही है, लेकिन जो बातें हमारे पुराने गवर्नर साहब कह रहे हैं, मलिक साहब या प्रशांत भूषण कह रहे हैं, वो ज्यादा बड़ी हैं, ज्यादा बड़े कैनवास की। ये तो इनके तात्कालिक कारण हो सकते हैं कि मणिपुर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू पोलराइजेशन के लिए यूज किया जा रहा है, समझ में आता है। नूह में जो घटना हुई उसका फायदा राजस्थान के चुनाव में तात्कालिक तौर पर लिया जा सकता है, ये समझ में आता है, या कुछ हिस्सों में कम से कम उसका प्रभाव हो सकता है, ये समझ में आता है। लेकिन जो हमारे गवर्नर साहब कह रहे हैं वो एक राष्ट्रव्यापी ज्वार की बात कर रहे हैं। जैसे पुलवामा के बाद जब हमारे देश ने एक मिसाइल स्ट्राइक की थी, उससे पैदा कर लिया गया था, और निश्चित ही उसने इनके मत प्रतिशत में एक उछाल पैदा किया। और जहां जहां गलेबल वोटर्स बहुत सारे जो होते हैं, जो चुनाव के दौरान अपने फैसले करते हैं, उनके फैसलों को अपने पक्ष में ले जाने में निश्चित तौर पर उन घटनाओं की बहुत बड़ी भूमिका है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो ऐसी शंका करना, अब ये लोग चूंकि खासकर गवर्नर साहब तो उनके चूंकि ऊपर के सिस्टम में रहे हैं, खुद 370 लागू करने वाले स्कीम के पार्ट पुरजे रहे हैं, तो इसलिए उनकी बात को एकदम आप ये भी नहीं कह सकते कि वो अपने को अटेंशन ड्रा करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। और जो पुराना अतीत है वो भी हमें इसकी इजाजत नहीं देता कि हम इन बातों को ऐसे ही अंडर द कारपेट डाल दें और ये सोचें कि नहीं ये ऐसे ही शिगुफा है। तो इसको निश्चित तौर पर भारतीय समाज को गंभीरता से तो लेना ही होगा, और इस पर विजन रखना होगा कि अगर इस तरह का कोई डेवलपमेंट होता है
तो उसका जो राजनीतिक दिखाने की कोशिश है, दल और वो बहुत सारे लोग जो इस देश में लोकतंत्र के पक्षधर हैं, जो इस देश में चाहते हैं कि जो विविधता है उसको नष्ट न होने दें और भारत एक जैसे दुनिया में सुंदर देश की तरह से कंसीव किया गया था वैसा ही रहे और बेहतर हो, उस तरह की सोच के हर आदमी को ये लगेगा कि ऐसा अगर कुछ होने वाला है, हो सकता है, तो उसके लिए खुद भी सावधान रहा जाए और अपने परिवेश को भी सावधान रखा जाए। ये स्वाभाविक है और इस हद तक इस बात को लेना भी चाहिए, ये मेरी राय। मैं शीतल जी एक जल्दी से, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, एक चीज आपसे, वो क्योंकि प्रश्न में था, समय ज्यादा हो गया था, आतंकजीत सिंह साहब से नहीं किया। स्पीकर साहब बिरला जी कल कहते हैं मैं दुखी हूं तो मैं पार्लियामेंट नहीं आऊंगा। धनखड़ जी कह रहे हैं कि आप वेद बांटिए। मैं जरा इस पे, क्योंकि ये ऐसी संस्थाएं हैं जिनका रोल रेफरी का होता है, एम्पायर की तरह होता है, नॉन पार्टीसन होता है। अब वो एक समुदाय विशेष का, आप कल के दिन कोई और आएगा वो कहेगा कोई और धर्म ग्रंथ बांटेंगे। मैं दोनों चीजों पे आपकी एक छोटी टिप्पणी चाहता हूं, शीतल जी। देखिए, जो हमारे देश की परिस्थिति इस समय है और जो संसद का रोल है, संसद में जिस तरह उन्होंने पीठाधीश नियुक्त कराए हैं, किए हैं, ये सब लोग बड़ी मॉरल एक ऐसी पोजीशन में पहुंच गए हैं कि वो जो नियम कायदे हैं न उनका पालन वो कर सकते हैं, उनसे वो काम लिया जा रहा है जो पॉलिटिकल अपने मिनिस्टर्स वगैरह से काम लिया करते हैं। हमारे जितने भी संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति हो गए, संसद के अध्यक्ष हैं या राज्यसभा के हैं, इन सब लोगों को वो काम करना पड़ रहा है जो काम वो अपने मिनिस्टर से ले रहे हैं, लगभग उसी तरह से वो सारी नैतिक और नियम कायदों को उन्हें तिलांजलि देना है। तो इन सबको वही टैक्टिक्स अपनानी पड़ रही है जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स अपनाते हैं, वो है डाइवर्जन। इश्यूज से, मुद्दों से डाइवर्जन कैसे करें, क्योंकि वो जो उन्हें करना चाहिए वो कर नहीं सकते। वहां उन्हें मणिपुर पर बहस करानी चाहिए थी, उन्होंने अगर परमिशन दे दी अविश्वास प्रस्ताव पर तो उसको उन्हें डेट देनी चाहिए थी। वो टाल के आखिरी दिन मोदी जी को पेश करेंगे, जिस दिन मोदी, और फिर सबको चुप करा के मोदी जी अपना एक तयशुदा भाषण लेके आएंगे, क्योंकि उनके पास एक बड़ी संख्या है जो ताली बजाएगी, और वो चुटकुलेबाजी करके चले जाएंगे। ये उन्होंने, ये पूरा स्क्रिप्टेड हर सेशन में होता है, वही होगा यहाँ। उसके पहले वो इस डिबेट को होने ही नहीं देंगे। डिबेट का आलम क्या है कि वो जो दिल्ली का बिल है उसके बारे में डिबेट हो रही है और आंध्रा वाली पार्टी उनका समर्थन कर रही है, लेकिन समर्थन करते हुए जो उसने भाषण दिया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कह रहा है ये बहुत यूनिक बिल है और हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन एक कैवियट है, आपसे अनुरोध है, इसको आप दूसरे राज्यों में तो लागू नहीं करेंगे। मतलब दिल्ली में आप यूनिक लाए हैं, यूनिक है, लेकिन दूसरे, मतलब कल को कहीं हमारे यहाँ तो नहीं लेके आप आ जाएंगे कि चीफ मिनिस्टर की जगह एलजी बैठेगा या गवर्नर बैठेगा, वो मीटिंग में तय करेगा कि सेक्रेटरी कौन होगा और पीडब्ल्यूडी कौन हेड करेगा और इरिगेशन कौन हेड करेगा। तो ये जो सिचुएशन पैदा कर ली है उन्होंने, इन इंस्टीट्यूशन से वो काम ले रहे हैं जो इमोरल है हर तरह से, लेकिन अब उन्हें तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो वहां से हटने के अलावा वो कोई ऐसा एस्केप ही वो चाह रहे हैं कि किसी तरह 2-3 दिन 4 दिन बीत जाए, आखिरी तारीख आ जाए और हम उस पर डिबेट के नाम पर कहें कि भैया पीएम बोल रहे हैं, अब आप लोग सुनिए सुनिए सुनिए, हल्ला हो रहा होगा, सुनिए या बाहर, और वो अपना जुमलेबाजी करके उसके बाद सदन अगले सत्र तक के लिए विसर्जित। ये भूमिका उनको निभानी। तो क्या करेंगे, आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? इसी तरह के कुछ और गिमिक करेंगे जिससे किसी तरह वो आखिरी के 2 दिन आ जाए जिसमें वो इसकी कथित बहस कराएंगे। अब बात आती है धनखड़ साहब की। धनखड़ साहब ने प्रोएक्टिव होके गवर्नर अपने को बंगाल में साबित करके ये पदवी हासिल की है जो उनके पास आज है। वो दिल्ली में बंगला और घर और पोस्टिंग हासिल कर ली है। अब वहां एक और समस्या है, वहां विपक्ष का बहुमत है और फिर भी उन्हें जबरदस्ती वो चलाना है, जैसा एक समय में हुआ भी था। एक बिल तो ऐसे पास हो गया था कि वो अल्पमत में थी सरकार, लेकिन बहुमत बता के पास कर दिया था। तो अब वहां चूंकि काफी प्रतिरोध होता है और वहां खड़गे साहब जैसे सीनियर लीडर्स भी हैं जिनको सुनना उनको पड़ता है,
जो उम्र वगैरह में भी, जानकारी में, हर चीज में बड़े हैं। तो अब वहां वो क्या करें, वहां डाइवर्जन क्या करें? तो वो कहेंगे गीता पढ़िए, वेद पढ़िए। अब आप इस पे आप करते रहे कि भाई आप एक सेक्युलर कंट्री है, ये क्या कर रहे हैं आप, और आपको ही सबके लिए वो सब देना है, लेकिन वो क्या फर्क पड़ता है? तो एक बड़ी विषम परिस्थितियों में ये लोग पीठासीन अधिकारी हैं इन दोनों सदनों के, और इनके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। इसलिए इनको आप चाहे या ना चाहे, आपको इनको ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा जैसे वो हैं। इसमें किसी सुधार की कोई गुंजाइश आप नहीं कर सकते। जैसे आदिवासियों पर इतने जुल्म के खिलाफ एक आदिवासी राष्ट्रपति की कोई टिप्पणी आप नहीं पा सकते। मुझे तो ये तक बताया गया है कि उनके पास, शायद उन्होंने एक बार कह भी दिया था कि उनके पास जो उनको भेजी गई चिट्ठियां होती हैं देश भर से, वो भी एडिट होके जाती है, या पहले स्क्रूटनी हो जाती है उनके स्टाफ में। जो स्टाफ कमांड किया जाता है एग्जीक्यूटिव द्वारा, वो उनका पिक्यूलियर नहीं है। वहां प्रेस अटैची से लेके सारा स्टाफ ये उन्होंने नियुक्त कर रखा है राष्ट्रपति भवन में, और वो राष्ट्रपति के पास क्या जाएगा पढ़ने के लिए, क्या और वो क्या बाहर निकालेंगी, वो दोनों चीजों को एडिट वो करते हैं। तो उनके पास शीतल जी, मैं याद दिला दूं, सतपाल मलिक साहब ने कहा है कि अपॉइंटमेंट पीएमओ से डिसाइड होके आते हैं। भाई ये तो एकदम एग्जैक्टली चूंकि एक पद में जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे मित्र ही हैं, मित्र माने हम पेशा हैं, मित्र तो क्या है, तो मैं जानता हूं कि किस तरह से और कहां से उनकी नियुक्ति हुई है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं बड़े विश्वास से, और एक बार राष्ट्रपति के मुंह से निकल गया था कि मुझे तो पता नहीं चलता कि क्या मुझे भेजा गया है क्या नहीं है, मैं तो अपनी चिट्ठियां भी शायद नहीं देख पा रही हूं। वो यही था कि मान लीजिए कोई आदिवासी इलाके का कोई प्रतिनिधि आदिवासी लिख के उनको भेज रहा होगा कि ये सब हो रहा है, हो सकता है वो चिट्ठी उनके सामने प्रस्तुत ही न होती हो, उनका स्टाफ उनके सामने रखता नहीं होगा, वो उनके सामने वो सब रखता होगा जो तारीफ वाले आते हैं चीजें, या जो सरकार चाहती होगी कि वो देखें। तो हम एक ऐसी परिस्थिति में है इस समय जिसमें हम कहें या न कहें, लेकिन हम लोकतंत्र को एक बहुत हद तक खो चुके हैं। तो इसलिए 24 जो है, अब इन लोगों के लिए लोकतंत्र सिर्फ चुनाव है। लोकतंत्र का एक संकेत के अलावा ये किसी संकेत को जीवित नहीं रहने दे रहे हैं, और वो है सिर्फ चुनाव। इसलिए ये येन केन प्रकारेण चुनाव में जीत के आपके मुंह पे ये रिजल्ट चिपका देना चाहते हैं कि हमको जनता ने चुना है, और इसके बाद आप हर चीज की जवाबदेही खत्म, हमको जनता ने चुना है, बस दैट्स ऑल। ये जो रिजल्ट लाने की कोशिश है, उस कोशिश में आपका जो कार्यक्रम आज है, जिस बात पर कुछ भी हो सकता है, और वो सारी परिकल्पनाएं और खतरे जो लोग देख रहे हैं, हम उसमें से किसी को ये नहीं कह सकते कि वो शिगुफा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। हमें नहीं पता था कि नूह में ये हो जाएगा जो हुआ, और अभी जो डिटेल आतमजीत भाई साहब ने बताए हैं, वो सारे वीडियो सबके पास, हम सबके पास पहुंचे हुए हैं। और हालत क्या है कि वो फरीदाबाद का जो एक लोफर सम बजरंगी मोटा सा एक आदमी, वो जो कह रहा था तुम्हारे जीजा लोग आएंगे, हाँ स्वागत करना, टिंकू बजरंगी, पता नहीं कौन वो, ऐसे जिसने वीडियो निकाल के सबसे पहले इसको भड़काया। अब उसका रोता हुआ वीडियो एक दूसरा आया है, उसको सिर्फ थाने से बुला लिया गया कि तुम्हारे साथ कितनी गाड़ियां गई थी, कौन कौन लोग गए थे, उनकी लिस्ट लेके आ जाओ। तो उसने रोता हुआ वीडियो डाला है। ये तो उनकी हालत है। और ये सारे वीडियोस आ गए हैं कि इनके लोग हथियारबंद होके गए थे, इन्होंने वहां हथियारों का बंदूक चलाई, राइफलें चलाई, इन्होंने भी गोलीबार किया है वहां पर। और ये तो वहां गए थे सेना लेके, पूरे जितने लोगों के बटोर सकते थे। लेकिन वहां की जो किसान जातियां हैं, उसमें वो जो सांसद हैं गुड़गांव के, उनकी जाति के लोग, योगेंद्र यादव की जाति के लोग, आज एक और डेवलपमेंट हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो ये खासकर ट्विटर पर, जो बीजेपी और आरएसएस और आईटी सेल के लोग हैं, जिसमें ज्यादातर सवर्ण जातियों के लोग हैं, और ये सारे लोग ललकार रहे हैं वहां के जाटों को, राजपूतों को, यादवों को। ये बताया जा रहा है कि मोनू मानेसर जो है, मोनू यादव है। ये एक देवरिया के जो एमएलए हैं शलभ मणि, उन्होंने ट्वीट किया कि मोनू यादव मानेसर, मोनू मानेसर यादव, और आप लोग नहीं निकलेंगे किसान, और ये वो।
नीचे लोगों ने उनको बहुत गालियां दी कि अब उसकी आपने जाति ढूंढ ली, अब आपको लड़ने के लिए ये सब चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि वहां राजपूतों के संगठन ने भी, पता नहीं वो सारे संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं कि नहीं, प्रदर्शन इनके बाद में हुए हैं उसमें भी मैं बहुत कम लोगों को पा रहा हूँ, संख्या बहुत कम दिख रही है। तो इससे लग रहा है कि एक तो वहां की किसान जातियों का जो अनुभव इस सरकार के बारे में रहा है उसका असर वहां है, और वो समाज इनके दंगाई वातावरण से वो इनकी राजनीति को समझ रहा है। कम से कम हरियाणा में तो जरूर, नोएडा में जरूर प्रदर्शन बड़ा हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी अफीम का असर तुलनात्मक रूप में ज्यादा नजर आता है। मैं खत्म करना, शीतल जी एक बहुत क्विक टिप्पणी, क्योंकि प्रदीप जी ने कह दिया, एक ये जब रक्षाबंधन में जाएंगे तो भाई बहन को राखी बांधता है, तो ये तो लव जिहाद का एंटी, मतलब ये क्या होगा फिर, लव जिहाद का क्या होगा, मतलब वो दोनों चीजें एक दूसरे के अगेंस्ट है ना। इनको लगता है कि वो जो 3 तलाक और यूसीसी का इनका इशू है उससे मुस्लिम महिलाओं में इनके लिए एक समर्थक वर्ग पैदा हो गया है, ऐसी धारणा है। जैसे पसमादा वाला सवाल इधर प्रधानमंत्री लगातार उठाते हैं, उस पर वो काम भी कर रहे हैं, डिटेल कर रहे हैं वो, लेकिन अब पता नहीं, अब देखा जाएगा इसका कि क्या इसका रियल में असर है। उनको ऐसा लगता है हिंदू कि वो इससे वो डिवीजन कर सकते हैं, ये एक टैक्टिकल पोजीशन।